और चुनाव पास आते आते नए नए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस 18 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी 15 महीना का हिसाब मांग रही है। ऐसे में अब पोषण आहार का मुद्दा भी एक बार कांग्रेस ने चुनाव में उतारा है और अब ये मुद्दा भी उछाला जा रहा है, जिस पर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर। पोषण आहार पर फिर तेज हुई सियासत। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। 51% बच्चे कुपोषण के बौने बने। कांग्रेस का आरोप, सरकार नहीं करा रही जांच। चुनावी रण में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पिछले 18 साल के कार्यकाल पर लगातार कांग्रेस हमलावर होती दिखाई दे रही है। व्यापम से लेकर भर्ती परीक्षा तक के मुद्दों पर कांग्रेस ने रणनीति के तहत काम शुरू किया है, तो वहीं अब पोषण आहार का भी मुद्दा एक बार फिर कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। प्रदेश में 21,000 बच्चों के कुपोषित होने के भी आरोप कांग्रेस लगा रही है। वहीं सरकार पर बजट में केवल प्रति बच्चे को 8 रुपए का ही प्रावधान किया गया है। ऐसे में प्रदेश के कुपोषण के आंकड़ों के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। बच्चे अगर बौने होंगे तो मध्य प्रदेश कैसे विकसित होगा? कहते हैं ना ये लोग कि बीमारू राज्य से हम बाहर निकाल लाए। कोई बता दे हमको 51% 6 साल तक के बच्चे अगर बौने हैं तो बीमारू राज्य नहीं, वो तो महाकुपोषित राज्य है। आप बताओ, आप में से किसी का भी बच्चा 8 रुपए में खाना खा सकता है? तो पोषण के लिए बच्चों का मानदेय 8 रुपए क्यों? क्या शिवराज जी इस बात का जवाब देंगे? लेकिन शिवराज जी के वादे, इरादे, दावे इन्हीं सारे बच्चों को लेकर के अपने आप में मर जाते हैं। भाई कुपोषण का पैमाना क्या है शिवराज जी? बताइए ना। 10 ही तो लगेगा तभी तो आदमी जाएगा। ऐसे तो होगा नहीं कि कुपोषण, जैसे उन्होंने कहा था कोविड से मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन के कमी से मृत्यु नहीं हुई, उसकी कमी से जो इन्फेक्शन हुए उससे ही तो मृत्यु हुई ना। आरोप प्रत्यारोप के दौर में जहां एक तरफ कांग्रेस पोषण आहार में घोटाले की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन बताकर नकार रही है। बीजेपी का मानना है कि 18 साल के रिपोर्ट कार्ड को जनता का समर्थन मिल रहा है। 18 साल में जनता बीजेपी के विकास से संतुष्ट हुई है। वहीं कांग्रेस के आरोपों के एवज में बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हर मुद्दे पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। वहीं मोहब्बत की दुकान के नाम पर मध्य प्रदेश में नफरत की दुकान चलाने के भी आरोप बीजेपी लगा रही है। कारनामे भी 420 हो गए हैं। ये कभी फर्जी ट्वीट करते हैं, कभी फर्जी आंकड़े लाते हैं, कभी फर्जी पत्र लाते हैं। मध्य प्रदेश को, विकास को बदनाम करने के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति को बदनाम करने के लिए नित नए कारनामे कर रहे हैं। ये आंकड़े झूठे देकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन ये बताएं कि इन्होंने क्या किया, ये अपने आंकड़े क्यों नहीं गिनाते हैं? हम तो जनता के बीच जो वादे लेकर गए, हमारा शीर्ष नेतृत्व आकर रिपोर्ट कार्ड रख चुका है। जनता संतुष्ट है, जनता का हमें अभिमत मिल रहा है। हम वहाँ सर्टिफिकेट लेंगे, इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। इनसे पूछना चाहिए कि चलिए आपने दशकों तक क्या किया, नहीं बताइए। 15 माह के कमलनाथ के कालखंड में जो आपने काले कारनामे किए, उसमें कुछ अच्छा मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया तो वो गिनाइए। तो ये भागते हैं उससे। मध्य प्रदेश में किस प्रकार से पाकिस्तान से फोटो लाकर आयातित करके भोपाल के बदनाम करने वाले वो रोज क्लास लेते हैं और बोलते हैं कि आप तो झूठ बोलिए, षड्यंत्र करिए, फैलाइए। कौन जाएगा जब तक मालूम करेंगे चुनाव हो जाएंगे। तो ये तो इनकी दुकान है, झूठ की दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत की दुकान का कह के झूठ फैलाने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, वो कांग्रेस कर रही है। प्रदेश अब चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप लाजमी है। ऐसे में अब लड़ाई अब सीधे तौर पर आरोप आधारित नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड तो कांग्रेस ने 11 वचन जारी किए हैं, लेकिन छींटाकशी की राजनीति का दौर चल पड़ा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि जनता जनार्दन की अदालत में किसके आरोपों पर मुहर लगती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ BSTV के लिए भोपाल से प्रखर जैन की रिपोर्ट।
और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों में घमासान लगातार जारी है। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो आलम अब यह है कि न सिर्फ स्थानीय नेताओं पर बल्कि देश भर के सैकड़ों अनुभवी नेताओं को बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में झोंक दिया है। हालांकि कांग्रेस इससे जनता पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा भी कर रही है। इसी पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। बाहरी नेताओं पर भरोसा, बीजेपी के 2 महीने का चुनावी प्लान, बाहरी राज्यों के नेता करेंगे सीधे दिल्ली रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ जीतने के लिए बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी के बीच भाजपा हाईकमान ने सभी जिलों के प्रभारी और संभाग प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आए वरिष्ठ नेताओं की रिपोर्टिंग सीधे दिल्ली होगी। दूसरे राज्यों से आए वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया ने ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में बताया गया कि उन्हें अगले 2 महीने तक किस तरह से काम करना है। बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ की कमान देश भर के नेताओं को दिए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज भी कसा है। उन्होंने लिखा कि मतलब 3 बड़े वालों से नहीं हो पाया, सभी का स्वागत है। 220 क्या 440 आए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति उत्थान को देखें। यहाँ की संस्कृति सभ्यता उन्हें बहुत प्रभावित करेगी और पता भी चलेगा कि 15 साल की गलतियाँ इतनी बड़ी थीं कि प्रदेश में चुनाव लड़वाने के लिए नेता भी नहीं बचे। वहीं बाहर से आए बीजेपी नेताओं को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि मैं चुनाव को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल, दूसरा टेक्निकल। हमारे अन्य राज्यों से जो कार्यकर्ता आए हैं ये पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, चुने हुए लोग हैं, उनको चुनाव का अनुभव है। नीचे बूथ स्तर तक हमारा मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम वह करने वाले हैं। टोटल का जो पहले दिन से करता हूं, मैं चुनाव को 2 हिस्सों में बांटता हूं, एक पॉलिटिकल और दूसरा टेक्निकल। तो हमारे जो बिहार से और उड़ीसा वगैरह से, झारखंड से आए हैं, ये पार्टी के सारे वरिष्ठ और सीनियर नेता है, चुने हुए लोग हैं सब। कोई एमपी है, कोई एमएलए है, उनको चुनाव का अनुभव है। तो नीचे बूथ स्तर तक, शक्ति केंद्र स्तर तक हमारा टोटल मैनेजमेंट ठीक हो, ये काम महीने भर वो करने वाला है। अभी भूपेश बघेल जी को बहुत चीजें नहीं बचेगी, यानी उनको खुद के बोलने के लिए कोई सामान बचा नहीं है। इसलिए अगर हम कमरे में बैठक करेंगे तो भी कहते हैं जनता नहीं आ रही इसलिए कर रहे। अब पता नहीं कि हर काम अलग, ये कांग्रेस नहीं है जो कोई बाबा या कोई बहन या कोई प्रियंका या सोनिया आदेश करी। या पार्टी पूरी रणनीति से, सिस्टम से चुनाव लड़ती है। पहली बार आचार संहिता लगने से पहले देश भर से बीजेपी के 220 बड़े नेताओं की फौज अगले 2 महीने के लिए छत्तीसगढ़ आने वाली है। इसमें हर जिले और संभाग के एक प्रभारी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। ये सभी बिहार, झारखंड और ओडिशा के नेता हैं। इनमें से कुछ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और संगठन महामंत्री तक हैं। इन नेताओं की रिपोर्टिंग सीधे दिल्ली से होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ का दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। वहीं प्रदेश से बाहर के आए नेताओं को लेकर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यहाँ के नेताओं पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को भरोसा नहीं है, छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी पर क्यों भरोसा होगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को चुनावी कार्यक्रम से अलग कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आहत हैं, पीड़ित हैं, उनमें हताशा की स्थिति है। और वो बोल रहे हैं कि 15 साल पहले, 5 साल पहले जो 15 साल तक हमारी सरकार थी उसने इन सारे कामों को क्यों नहीं किया जो 5 साल से भूपेश सरकार कर रही है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। तो जब कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी बाहरी नेताओं को बुला रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं पे भी भरोसा नहीं है। छोटी छोटी बैठकें करने के लिए अपने प्रभारी तक पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह आ रहे हैं, ओम माथुर तक को बेचारा बना के रखा हुआ है। बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसकी वजह से देश भर के अनुभवी नेताओं को यहां की कमान सौंप दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के स्थानीयवाद और विकास के नारे के बीच बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची अब जल्द जारी हो सकती है। कई संभावितों के नाम भी सामने अब आने लगे हैं। असली नाम क्या होंगे ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी की सूची में 25 विधानसभाओं में नाम घोषित हो सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस कब अपनी पहली सूची जारी करेगी, इसके संकेत फिलहाल साफ नहीं दिखाई दे रहे। देखिए एक और खास रिपोर्ट। बीजेपी जारी कर सकती है दूसरी सूची। छत्तीसगढ़ में जल्द आ सकती है बीजेपी की सूची। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगी मुहर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। कई संभावित नामों पर भी मुहर लगी है और संभावित के नाम भी सामने आने लगे हैं। नाम क्या होंगे ये तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस बार बीजेपी की सूची 25 विधानसभा में घोषित हो सकती है। वहीं कांग्रेस अब अपनी पहली सूची जारी करेगी और इसका संकेत फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के हर कदम पर नजर रखे हुए है ताकि दूसरी बार भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके। वहीं रविवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची को लेकर कोई चर्चा। राजनीति के जानकारों का मानना है कि करीब बीजेपी ने मिशन 2023 की लड़ाई में अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। बस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों को जांचा और परखा जा रहा है कि क्या वाकई में जो नाम सामने आए हैं ये जीत दिलाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तेज की तिलिस्म में अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से जबलपुर में वो हुंकार भरने के लिए तैयार है और उसको लेकर तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। चुनावी साल में कितने दौरे एमपी के पीएम कर चुके हैं, इस पर देखिए एक और खास रिपोर्ट। पीएम मोदी फिर एमपी में भरेंगे हुंकार। जबलपुर में 5 अक्टूबर को आएंगे पीएम। संस्कार धानी में दौरे को लेकर तैयारियां तेज। मिशन 2023 की लड़ाई जीतने के लिए पीएम मोदी का लगातार बैक टू बैक दौरे का क्रम जारी है। अब पीएम मोदी 5 अक्टूबर को संस्कार धानी में हुंकार भरकर एक बार फिर महाकौशल सहित पूरे प्रदेश को डबल इंजन सरकार का महत्व बताकर वोट देने की अपील करेंगे। 2023 में पीएम का एमपी दौरा। 1 अप्रैल को भोपाल में रानी कमलापति से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित किया। 27 जून को भोपाल में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। 1 जुलाई को शहडोल में आदिवासियों से संवाद किया। 12 अगस्त को सागर में संत रविदास मंदिर एवं संग्रहालय का भूमि पूजन किया। 14 सितंबर को बीना का दौरा किया। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी का महाकुंभ को संबोधित किया। 2 अक्टूबर को ग्वालियर में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जबलपुर में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं बीजेपी भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ी संख्या में आने को लेकर दावा कर रहे हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के कारकेड में बुलेट प्रूफ वाहन भी शामिल है। साथ ही 37 घंटे तक शहर में नो फ्लाई जोन घोषित रहेगा। और अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी जबलपुर से कार्यकर्ताओं को जीत का क्या मंत्र देते हैं और प्रदेश की जनता को क्या गारंटी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV भोपाल। वहीं पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को ग्वालियर में हुंकार भरी। उन्होंने ग्वालियर की तारीफ की और लोगों को रिझाने की खूब कोशिश की और प्रदेश में आने वाले चुनाव में हमें क्यों जिताया इसका भी जिक्र किया। तो वहीं कांग्रेस ने भी अब बीजेपी को महंगाई पर निशाना बीजेपी पर साधा है। देखेंगे खास रिपोर्ट। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के 2 सबसे चर्चित चेहरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह के बारे में यह शुमार है कि विरोधियों को चित करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सवाल हर वक्त सबसे बड़ा सवाल होता है। बीते 6 महीने में 6 से ज्यादा मध्य प्रदेश के दौरों के बाद इतना तो साफ हो चला है कि 23 का विधानसभा चुनाव 24 का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसकी एक झलक मध्य प्रदेश के सियासी पावर सेंटर ग्वालियर में एक बार फिर देखने को मिली। गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे तो ग्वालियर फोर्ट की परिकल्पना पर बनाए गए मंच से जमकर गरजे। उन्होंने ग्वालियर में गारंटियों की बात दोहराई। गांधी परिवार के गौरव गान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री के उस बयान पर सियासी अटकलों का दौर भी तेज है, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है। ये बात लिख लीजिए। ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। मध्य प्रदेश के लिए अगले 5 साल बहुत अहम है। आज देखिए ग्वालियर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, यहाँ 1000 बेड का नया अस्पताल बना है, नया बस अड्डा, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए स्कूल कॉलेज, एक के बाद एक पूरे ग्वालियर की तस्वीर बदल रही है। ऐसे ही हमें पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलनी है और इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इससे देश में एक बड़े स्पोर्ट्स हब के रूप में ग्वालियर की पहचान और सशक्त होगी। और साथियों, मेरी बात पे विश्वास करना, दुनिया के अंदर ग्वालियर का नाम रोशन होने वाला है। लिख लीजिए। बीजेपी उम्मीदवारों की सबसे चर्चित दूसरी सूची आने के बाद से ग्वालियर चंबल संभाग चर्चाओं में है। ग्वालियर चंबल से आने वाले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे। नरेंद्र तोमर दिमनी से उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं, जबकि सिंधिया को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के भाषण की खास बात ये भी रही कि मंच से बीजेपी के किसी उम्मीदवार को जिताने की अपील के बजाय उन्होंने डबल इंजन सरकार को मुद्दा बनाया। एमपी को टॉप 3 राज्यों में लाने के सपने को साकार करने के लिए पीएम ने डबल इंजन को वोट देने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि विपक्ष महंगाई और सत्ता विरोधी लहर के भरोसे इस इंजन को ड्रिल करने पर आमादा है। ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सारी सरकारों का। जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे वापस घरेलू गैस का दाम भी बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ जाता है, सब लोग जानते हैं। और यही करते करते तो 400 रुपए से आज 1000 रुपए तक पहुंच गया और ये 2000 रुपए तक पहुंच गया। तो ये सारी बातें और फिर जुमलेबाजी तो फिर कहना ही क्या है। मुझे तो 450 का वादा करके पूछे तो मैं कहूँगी मेट्रो बुलेट ट्रेन चल गई क्या, 100 स्मार्ट सिटी बन गई क्या, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या, 15 लाख अकाउंट में आ गया। ये सब जुमलेबाजी है। बीजेपी की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों से इतना तो साफ है कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर केंद्रित करना चाहती है। वहीं विपक्ष के पूरे पत्ते अभी खुलना बाकी है। ऐसे में 2023 का चुनाव दिलचस्प से भी और दिलचस्प हो चला है। ग्वालियर से प्रहलाद सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। और आज गांधी जयंती पर गांधी जी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने पोस्ट किया और बापू को नमन किया और पोस्ट में लिखा कि गांधी जी चेहरा नहीं चरित्र है। वहीं कमलनाथ ने भी तंज कसा और तंज कस्तू है पोस्ट लिखी और उसमें लिखा कि भाईचारे को चुनौती देने वाली ताकतें पहले इतनी सक्रिय नहीं हुई। गांधी जयंती पोस्ट पर राजनीति। सीएम शिवराज सिंह ने किया पोस्ट, गांधी चेहरा नहीं चरित्र। कमलनाथ पर कसा तंज, भाईचारे को चुनौती देने वाली ताकतें पहले इतनी सक्रिय नहीं थी। गांधी जयंती पर आज देश भर में महात्मा गांधी को नमन कर याद किया जा रहा है। वहीं एमपी में मिशन 2023 की लड़ाई दहलीज पर खड़ी है।
महात्मा गांधी को लेकर कांग्रेस बीजेपी हमेशा आमने सामने रही, लेकिन गांधी जयंती पर जब सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट कर बापू को नमन किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि गांधी चेहरा नहीं चरित्र है, गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, गांधी सपूत माँ भारती के, गांधी राष्ट्र के श्रेष्ठ संस्कार है, बापू की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो शायद कांग्रेस को नागवार गुजरा और कमलनाथ ने गांधी जी को नमन कर एक पोस्ट किया कि गांधी जी शास्त्री जी की जयंती का महत्व यूं तो सच्चाई और ईमान के प्रतीक के रूप में सदैव ही रहा है, लेकिन इस साल इसका महत्व बीते हुए सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक कभी भी देश के मूल्यों, संविधान और भाईचारे को चुनौती देने वाली ताकतें इतनी सक्रिय नहीं हुई जितनी अब हुई है। देखना है कि अब गांधी जयंती पर पोस्ट से शुरू हुई ये राजनीति का यही पूर्ण विराम लग जाएगा या आने वाले समय में इस पर और सियासत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और चलिए इसी के साथ फिलहाल तेज की तलस में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।